नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे लगातार हम क्लासों के माध्यम से सामान्य जनरल साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कई टॉपिक्स डिस्कस किए। लगातार वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। पिछली क्लासों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अच्छा रिव्यू आया आप लोगों का, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जो आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा है जिनमें जनरल साइंस आती है उससे संबंधित तथ्य जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आनुवंशिकता या जेनेटिक्स। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता आनुवंशिकता की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता के अंदर क्या पढ़ा जाता है, तो मैं आप बच्चों का जो है ज्ञान शून्य मानते हुए उस हिसाब से इसको बताऊंगा। तो ये जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये आधार है और कई चरणों में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता में क्या था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोहान ग्रीगर मेंडल। जोहान ग्रीगर मेंडल, ये तो है जनक। और अगर हम बात करें आधुनिक जनक, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, आधुनिक जनक अगर कहें तो वो आता है बेटसन। तो आपको याद रखना है आनुवंशिकी का आधुनिक जनक कौन है, तो बेटसन। अब हम ये देखेंगे कि इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले आनुवंशिकता कि प्रत्येक जीव अपने समान ही जीव पैदा क्यों करता है, अपने समान ही लक्षणों वाला जीव जो है वो क्यों पैदा होता है, किस कारण से होता है, ये प्रश्न सबसे पहले इस व्यक्ति के जहन में आया, जोहान ग्रीगर मेंडल। और इसने अपने प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया था कि मनुष्य के शरीर में कारक, जिसे आज जीन के नाम से जानते, वो पाया जाता है और वही लक्षणों को ट्रांसफर करता है। तो हम इसके जीवन से संबंधित, इसके अनुसंधानों से संबंधित, इसके द्वारा किए गए अनुसंधानों को पुनः किसने खोजा, वो उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि भी मेंडल ने अपने प्रयोग जो है वो किस पर शुरू किए और कैसे किया, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आनुवंशिकता जो टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना क्यों? क्योंकि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो वनस्पति पे किया, और वनस्पति में उसने किया सबसे पहले जो प्रयोग किया तो वो किया था इन्होंने मटर पर। मटर पर किया, और उस मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम। तो आज की क्लास का हमारा जो आधार रहेगा वो रहेगा पुष्प की संरचना। पहले हम इसको डीपली समझेंगे और जिनको आता है वो भी इनको देखें कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं इसमें। तो पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हिस्सा होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, दूसरा हिस्सा होता है उसे वर्तिका कहते हैं, फिर एक पार्ट है जिसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय, और इसके अंदर मौजूद होता है उसे बीजांड कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो एक होता है पुंकेसर, और पुंकेसर कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे पूतंतु। दूसरे अगर हम बात करें तो परागकोश, और एक होता है परागकण। ये तीन हिस्से पुंकेसर का निर्माण करते हैं। फिर पांचवा हिस्सा अगर हम देखें तो आ जाते हैं दल, और दूसरा एक हिस्सा आता है वो होता है पेयदल। ये पुष्प के पार्ट। अब हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसको, पुष्प की संरचना को, क्योंकि इसी को आधार समझ के हम आगे की ओर आनुवंशिकता जो है वो टॉपिक लेके जाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन देखें इन टॉपिक को कि भी कौन सा हिस्सा नर है कौन सा मादा है, ये भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं तो दुनिया का कोई भी फूल हो उनमें ये अंग पाए जाते हैं और ये अंग हो सकता है छोटे बड़े लंबे नाटे हों, परंतु नाम यही रहेंगे, काम भी वही करेगा जो हर एक के अंदर अलग अलग अपना रखा हुआ है, यानी फिक्स इनके काम होते हैं। संरचना की बात करें, सबसे बीच में जो होता है ये इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसे कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र, इस हिस्से को कहते हैं वृत्तिका। वृत्तिका, और इसे कहते हैं अंडाशय। और इसके अंदर जो मौजूद होता है वो होता है बीजांड। मैंने जो इसमें चित्र के माध्यम से लिखा, तो जो ये हरे रंग वाला है ये सारे के सारे मादा भाग है, मादा भाग। दूसरा अब हम देखते हैं, ये फूल के अंदर एक ही होता है और ये इसके अंदर जैसे परागण आएगा फिर फूल से फल कैसे बनेगा ये भी हम सीखेंगे। दूसरा हिस्सा जो होता है वो यहां से नीचे से ऐसे शुरू होता है और इस तरह की संरचना है। इनकी संख्या जो होती है वो गुणांक में होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। और ये जो संरचना है ये कहलाती है सामूहिक रूप से पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसे? पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के ये हिस्से हैं। अगर मैं बात करूं तो एक हिस्सा है इसका परागकोश। परागकोश की बात करें तो ये परागकोश है। फिर इसके अंदर एक हिस्सा होता है वो है परागकण। परागकण ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, अंदर। और एक हिस्सा जो होता है वो होता है पूतंतु। और ये जो डंठल सा है जिससे ये लगा रहता है वो है पूतंतु। तो कहने का मतलब परागकोश, परागकण, पूतंतु ये मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और ये पुंकेसर जो होता है वो मादा भाग होता है, सॉरी नर भाग होता है, नर भाग। तो नर भाग कौन कौन से हो गए? रेड कलर में जो नर भाग है और ग्रीन कलर के अंदर है जो मादा पार्ट है। इसी तरह से ये बात करें अपने दल और बाह्य दल की, ये सहायक अंग कहलाते हैं, दल और बाह्य दल। सहायक अंग की बात करें तो एक साइड की हम बनावट बना लेते हैं, जैसे ये और इस तरह की, इधर ही ऐसे ही होगा। तो ये जो होता है ये दल होता है और दूसरा जो ये होता है ये बाह्य दल होता है। तो पुष्प की संरचना की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर संरचना है तो वो इस तरह की संरचना है, वो आप समझ ही जाओगे। और पुष्प की संरचना जो है वो आनुवंशिकता का एक तरह से यूं कह सकते हैं, स्टार्टिंग जो पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। दोबारा से देखिए इसको कि जोहान ग्रेगर मेंडल जनक कहलाता है, आधुनिक जनक बेटसन कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर पर, पाइसम स्टाइबम कहते हैं। और सबसे पहले हमने समझी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के पार्ट लिखे हमने, तो आपको मैं दोबारा से यहाँ हाईलाइट कर दूं। ये जो तीनों है ये है इसके मादा भाग, मादा भाग। और अगर डायग्राम से समझे तो ये इसके हैं नर भाग। और ये अगर समझे तो ये है सहायक अंग। तो पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं वो हमने आज समझा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पुष्प के अंदर जो क्रियाएं हैं, जैसे परागण है, परपरागण है, स्वपरागण है, निषेचन है, विपुंसन है, ये जो शब्द है उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे।